हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना उसका डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं, इनमें देवताओं से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित है। आपको ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक लेख, महाकाव्य, वृत्तांत, संदर्भिकाएं। इसका राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट जवाब होगा प्यारे साथियों महाकाव्य। क्या होगा? महाकाव्य होगा। जो महाकाव्य है इसकी रचना में इतिहास की प्रसिद्ध कथाएं शामिल होती हैं। ठीक है ना, जो इतिहास है आपका उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, कथन बी। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ था। बिल्कुल सही है। क्या हुआ था ये भी जानते रहिएगा। जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति है, क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। सही है। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्वों में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। देखिए ये आपका कथन गलत है, तो राइट जवाब होगा चौथा, ए सही और बी गलत है। देखिए हम आपको बता दें बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में बटा है, हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता महायान के उदय का एक कारण रही। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूल व सरल बनाने का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब बुद्ध की प्रतिमाओं ने ले लिया। यही कारण था कि व्यापारियों के साथ साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित जैसे स्थापत्य कला, स्तूप विहार, मंदिर आदि को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कथन सत्य है। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। ये भी कथन आपका सही है। और जो दूसरा है ये पहले की व्याख्या करता है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा। बात करते हैं जो कनिष्क है। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कहाँ किया था? जो चीन से रोम की तरफ सिल्क मार्ग था उस पर इनका नियंत्रण था। ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं। विमकड़फिसेस, याद रखिएगा, विमकड़फिसेस पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत की।
नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, विम कैडफिसेस भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत करने वाला यही शासक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और 4 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के नाते नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे, ठीक है। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया, जैसे मंदिरों का, ठीक है। और ये आपका पहले की व्याख्या भी करता है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। एक कथन जो है वो आपके दूसरे कथन की व्याख्या करता है, ठीक है। मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे जैसे प्रत्येक नया राजवंश सत्ता में आया, राजा अपने शासक होने के जो नैतिक अधिकार हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगा। इसलिए उसने पूजा के स्थानों का निर्माण करने से जो शासक हैं उनको परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का अवसर मिल गया। और इससे क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन के युग में इनको विशेष महत्वपूर्ण फायदा मिला, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और 5 का राइट जवाब क्या होगा। बीदर, बीदर में क्या मिलता था, बीदर में तांबे तथा चांदी से जड़ाई का काम होता था। तो आपका पहले का चौथा एक में नहीं है, तो तीसरा तो वैसे गलत। अब इन तीनों में चेक करना है। सूरत में क्या होता था, सूरत में सुनहरे जो खोटा अर्थात किनारी वाले वस्त्र की जो है उनका निर्माण होता था। तो तीसरा, अब देखिए बी का तीसरा किस में है, इसमें है, और किसी में नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचाल में लौह से संबंधित कार्य होते थे और सालियार में बुनाई का कार्य होता था। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके अपने राइट जवाब देना है। कह रहा है, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया, कर्मकांड किसी काम के नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशुबलि तक पहुंच जाता था, ये भी सही है। और जो दूसरा वाला है वो पहले की सही व्याख्या करता है, इस कारण चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा, 7, और 7 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए, ग्राम भोजक क्या होता था, गांव का मुखिया या भूस्वामी। पहला का चौथा इसमें है, तो ये ऑप्शन दूसरा और चौथा गलत। गृहपति किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र कृषक होता था उसे गृहपति कहते हैं। तो बी का तीसरा आपका पहले में है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। दास या कर्मकार किसको कहेंगे, जो दूसरों की जमीन पर काम करने वाले हैं। तो पहला इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसान को ही रैयत कहते हैं, और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित कर दिया था। बिल्कुल सत्य है। रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया, गलत है। किसानों के माध्यम से डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, अपना जो है राजस्व वसूला। अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, समझिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था
की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? जो उस समय मद्रास था, मद्रास के तत्कालीन जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो। किसने? टॉमस मुनरो। नोट करते चलिएगा, टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ तक चली? यह व्यवस्था मद्रास में चली, यह व्यवस्था बम्बई में चली, यह व्यवस्था मतलब असम में चली। इसकी ट्रिक है MBA, मतलब मुनरो ने MBA किया, मद्रास, मुंबई, असम, ऐसे याद रखिएगा। मुनरो ने MBA किया तो मद्रास, मुंबई और असम में ये व्यवस्था लागू होती है। इसके तहत लगभग कितनी भूमि आई थी? तो ये भी याद रखिएगा 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। कितने भाग पर लागू थी ये भी पूछता है। 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें जो किसान है उसको भूमि का मालिक बना दिया गया और वो अपनी जो कंपनी को अपना राजस्व उसको चुकाना होगा। इसके तहत वो अपनी ज़मीन को चाहे गिरवी रख दे और चाहे बेच दे, उससे जो है कंपनी को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बताइए, ज्योतिबाई फुले जो थे इन्होंने क्या किया था? आपको सही जवाब देना है। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो पहले का तीसरा। बेगम रुकैया सखावत ने क्या किया था? पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो आपका दूसरा राइट जवाब होगा इसमें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी। पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया था। तो इसको रट लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों को सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने किसका प्रयास किया? आपको जवाब देना है। तो ये जो जातीय बंधन के उन्मूलन है इसके लिए प्रार्थना समाज ने काम किया था। प्रार्थना समाज ने जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा हिंदू समाज की जो अन्य कुरीतियां उस समय व्याप्त थी उनके विरुद्ध एक लंबा आंदोलन चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिनको भी हमसे पहले आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें अपने उत्तर को। ठीक है, चलिए, और आपको बताना है कि राइट जवाब क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही कथन क्या है? जवाब देना है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रयास के लिए पर्चे लिखे जो संवाद रूप में थे। बिल्कुल सत्य है। सिंह सभा के सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेरियार की शिक्षा में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। ये आपका गलत है। ठीक है, पेरियार की राय में धर्म वास्तव में सभी बुराइयों का स्रोत है। पेरियार कहता है जो धर्म है वो सभी बुराइयों का स्रोत है, अतः उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की थी। इसलिए आपके ए और बी सही होंगे, सी आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आपको आंसर आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, कह रहा राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में आपको लगाना है। राइट जवाब देना है। बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय को
प्रतिबिंबित अगर करना है तो उसमें सबसे पहला जो क्रम है वह है कि जो भारतीय लोग हैं उनको संप्रभु होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या हुई, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। कब पारित होता है? ये पारित होता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, ठीक है। इसके बाद अगला है इल्बर्ट बिल का वापस लेना। ये कब होता है? ये होता है 1883 में, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? सबसे पहले ए वाला ऑप्शन तो तीसरे में है, ADBC इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और देखते हैं 13 का राइट जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यम वर्गीय नेता थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। क्या किया? आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। बात को समझिएगा, जो हमारे उदारवादी नेता प्रारंभिक राष्ट्रीय भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करते हुए धन के निकासी सिद्धांत के आगे बढ़े। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था 1867 में। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में भारत के गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होने के बारे में एक अखिल भारतीय राय बनाई जाती है, और उन्होंने अपने भाषणों में जो ब्रिटिश शासन है उसकी जमकर आलोचना करते हैं और जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न भागों में उन्होंने प्रतिनिधि भेजा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका मध्यम वर्गीय नेताओं का प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और 14 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कब तैयार की गई थी भैया? कह रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना 1954 में नहीं तैयार की गई थी, गलत है, 1956। कब तैयार की गई थी? 1956 में ये तैयार की गई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, ठीक है ना। तो बताइए, जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी जो है उद्योगों पर उनके विकास पर बल दिया गया, ठीक है। आपको इसका जवाब देना है। क्या ये सही है? तो दूसरा वाला भी गलत है। इसका राइट जवाब क्या होगा? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो आपका भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, यहाँ पर जो आपकी इस्पात संयंत्र है उनका निर्माण किया गया। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, PC महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। किस पर? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका A और B, अर्थात पहला और दूसरा दोनों गलत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सौर मंडल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बनते हैं। यह आपका कथन गलत है, अभी बताता हूं कैसे। अगला कह रहा है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं, कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत डिटेल में बताता हूं, समझते हुए चलिएगा। जो आपके आंतरिक ग्रह हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं, पहला तो है आपका बुध, दूसरा है शुक्र, ठीक है, तीसरा है मंगल और चौथा है पृथ्वी। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। ये बने किससे हैं? ये चट्टान से बने हैं। किससे?
चट्टान से बने हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस से बने हैं। ये जो बाह्य ग्रह हैं आपके, ये किससे बने हैं? इनका निर्माण गैस से हुआ है। कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं? ये भी 4 हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। पहला तो आपका है बृहस्पति, फिर है आपका शनि, फिर है आपका अरुण और फिर है आपका वरुण। और इनके चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं और ये जो आपके आंतरिक ग्रह हैं उनसे बड़े भी होते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब डी होगा। ए गलत और बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? आपको जवाब देना है। भारत के सब स्टेशन कौन से हैं? तो देखिए, आपका सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है मैत्री, ये बनता है 1989 में, और तीसरा है आपका भारती। तीसरा कौन सा है? भारती है, ठीक है। चलिए, ये कब है? ये है 2012 में, ठीक है। ये सब भारत के सब स्टेशन हैं, ठीक है। जो भारती है वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसका निर्माण शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए खराब मौसम से किया गया है? तो भारतीय है, याद रखिएगा। और कब किया गया? तो वो किया गया 2012 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? 17 का राइट जवाब दीजिए। देखिए, जो आपकी कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा है, ये यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। कहाँ से? ये यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व का मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है? 18 का राइट जवाब दीजिए। आपको बताना है। तो ये जो रेखा है यह पूर्वी घाट से होकर के गुजरती है। कहाँ से? पूर्वी घाट से। भारतीय मानक समय रेखा ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से? तो एक तो आपका ये यूपी से गुजरती है, दूसरा ये एमपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के हमारी जो है मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है पूर्वी घाट से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? आपको 19 का राइट जवाब देना है। देखिए, पश्चिमी घाट में आपका जो है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, बिल्कुल यही सत्य है, ठीक है। पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय का मतलब होता है चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं, जिनमें आपके कुछ मुख्य पौधे शामिल हैं, जैसे रोजवुड है, महोगनी है, देवदार है। जो आपके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन, साल, शीशम जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन आते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? चलिए बताइएगा। कह रहा है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है।
ये क्या दर्शाता है बताना है। ये सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, यही दिखाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत सारे पानी के स्रोतों, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध था। चाड़ में एनडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोलिग मतलब अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था, इस बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर, और 21 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आपको बताना है क्या होगा, तो बताना है। तो ये वाला तो सही है भैया, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है, ये भी आपका सत्य कथन है, और RA की व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ चीजें और बता देते हैं। वनस्पति की वृद्धि जो होती है वो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार जो वन है वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होने लगती है वैसे वैसे जो वृक्षों के आकार और उनकी जो सघनता है बहुत कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घासें ज्यादा उगती हैं, जिसे विश्व के घास स्थलों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, डाउन्स है, पंपास है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं और 22 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पौने हैं, आपको बताना है। तो जो आपकी व्यापारिक और पश्चिमी पौने होती हैं वही आपकी क्या होती हैं, स्थायी पौने होती हैं। स्थायी पौने क्या है? स्थायी पौने पूरे वर्ष भर चलती हैं। कब तक चलती है? तो वर्ष भर चलती हैं, इसीलिए इनको स्थायी पवन कहा जाता है, याद रखिएगा। स्थायी पवनें 3 प्रकार की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनके 3 प्रकार हैं। पहला है व्यापारिक पवनें, क्या है? व्यापारिक पवनें। दूसरी है पूर्वी हवाएं और तीसरा है पश्चिमी हवाएं। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है स्थानीय पवनें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक पवनें, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी पवनें, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं और 23 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 23 कह रहा है पवनों के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर आपको ध्यान देना है और राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए कह रहा है पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, सही है, लेकिन ए का बी से, बी का ए से कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन बी एक की सही व्याख्या नहीं करता है। मेरी बात को समझिए, वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण किस कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, जानिएगा। वायुदाब में जो क्षैतिज विषमता होती है उसी के कारण जो आपकी हवा है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में उसको प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और 24 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और बी कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। चलिए ए और बी को पढ़िए और सही जवाब दीजिए, क्या कह रहा है, इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है
विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर। देखिए केवल शब्द आ गया, आपका आंसर गलत है, केवल ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति वहाँ पर होने वाली वर्षा और तापमान पर निर्भर करती है। यह मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 कह रहा है लॉ अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। आपको 25 का राइट जवाब देना है। ये कहाँ है? तो ये आपका भैया अंटार्कटिका में अवस्थित है। कहाँ है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। दूसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 26 पर चलते हैं और 26 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बताइए। तो समय भी करता है, प्रौद्योगिकी भी करता है, जरूरत भी करता है। ए बी सी राइट जवाब हो जाएगा। समझिएगा, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की जरूरतों से संबंधित हैं। कोई भी वस्तु जिसकी हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है वही संसाधन कहलाती है। संसाधन को आमतौर पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं और 27 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? आपको बताना है, इसका राइट जवाब देना है। ठीक है, 27 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो भैया देखिए आप समझिएगा कहाँ है। तो एक तो आपका हो जाएगा मलेशिया में रबड़, दूसरा हो जाएगा ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत में चाय। कनाडा में मक्का ये नहीं होगा। समझिएगा, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, काजू, रबड़, केला और कपास की फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की विशेष आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्या क्या है? मलेशिया में रबड़ है, ब्राज़ील में कॉफ़ी है, भारत में और श्रीलंका में दोनों में चाय इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो भारत के साथ आप श्रीलंका भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए श्रीलंका भी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। करा समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? तो बताइए भैया, 28 का राइट जवाब देना है। ये सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसका कमेंट करके जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हर भाई को पता होना चाहिए। बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इसका राइट जवाब होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और बुद्ध के जो आदर्श हैं उनको पालन करने की शपथ भी लिया था। कितने अनुयायी थे? 3 लाख से ज्यादा। और कब? तो 14 अक्टूबर 1956। याद रखिएगा डेट, 14 अक्टूबर 1956। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और 29 का राइट जवाब आपको देना है। करा निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? आपको इसका राइट जवाब देना है। 29 का राइट जवाब क्या होगा?
देखिए इसका राइट जवाब होगा एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। नहीं है, ये है तो गलत होगा। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदाक्रमित तरीके से देखा जाता है, यही गलत है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, ये विविधता का वैध उदाहरण हो ही नहीं सकता है। जैसे गरीबी अमीरी, जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण न होकर असमानता का है। कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, ये विविधता में नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर 30 क्या कह रहा है। चलिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है, बताइए। 30 का राइट जवाब कमेंट करके दे दीजिए जल्दी से। काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे क्या है प्रसिद्ध नाम, तो पहले तो समझिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है राज्यसभा। इसे हमारे यहाँ उच्च सदन कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट को, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो भारत की संसद है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है, याद रखिएगा। भारत की संसद में राष्ट्रपति के साथ दो अन्य सभा होती है या दो अन्य सदन होते हैं, जिसमें एक है लोकसभा जिसे निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल, जनता का घर भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है, बताइए क्या सुनिश्चित करता है भैया। तो संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका के तरफ से जवाबदेही सुनिश्चित करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न के लिए होता है, तो जो आपकी लोकसभा की बैठक है उसका जो पहला घंटा होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। नोट करते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न 4 प्रकार के पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो प्रश्नकाल के प्रश्न हैं वो कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो वो 4 प्रकार के। पहला है तारांकित प्रश्न, क्या है, तारांकित प्रश्न। दूसरा है जो आपका अतारांकित प्रश्न है, क्या है, अतारांकित प्रश्न है। इसके बाद तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, क्या है, अल्प सूचना प्रश्न है। और अगला है गैर सरकारी प्रश्न है, क्या है, गैर सरकारी प्रश्न है। इसके आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बस इतना ही आपके लेवल का है। तो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, चौथा है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और 32 का राइट जवाब मेरे सभी साथी देंगे। कह रहा है निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। साप्ताहिक बाजार है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दादन व्यवस्था नहीं है। तो दादन व्यवस्था आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये क्या है, देखिए दादन व्यवस्था है क्या, यह घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा है। क्या है, जो आप अपने घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसको खरीदने और बेचने का एक प्रथा है, जिसमें व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते थे। बाजार से अभिप्राय क्या है, बाजार से जो अभिप्राय है किसी दिए गए क्षेत्र में उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा क्रय के लिए क्रेता और विक्रेता विक्रय के लिए दोनों पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं, जिसमें आपका साप्ताहिक बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और मॉल बाजार है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 का राइट जवाब क्या होगा? जीविकोपार्जन के लिए अपने गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? 33 का राइट जवाब दीजिए, बताइए भैया। तो क्या होगा? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, गलत हो जाएगा। बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ेगा, गलत होगा। नुकसान पूछ रहा है। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, सारा मुनाफा व्यापारी को जाता है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। समझिए डिटेल में। जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर का बाजार में कपड़े के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसका सीधा सीधा जो मुनाफा है वो व्यापारी को जाता है। इस व्यवस्था में बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, वह कपड़ा किस कीमत पर बेचा जाएगा या बेचा जा रहा है। इस तरह से बाजार का जो झुकाव है वो हमेशा बड़े बड़े व्यापारियों के हितों में अधिक होता है। भारत में अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। रोजा पार्कस ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत है? रोजा पार्कस इस एनसीईआरटी में पढ़ाया गया चैप्टर है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। रोजा पार्कस एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ता थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक आंदोलन की जननी के रूप में भी जाना जाता। नोट कर लीजिएगा, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में जानते हैं। 1955 में अल्बामा प्रांत में रोजा पार्कस ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्कस के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का असर सिविल राइट एक्ट के रूप में सामने आया, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने 1964 में लागू किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, आइए देखते हैं। और 35 का राइट जवाब 35 कह रहा है आंगनबाड़ी क्या है? बताइए आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी एक बाल गृह है। क्या है? बाल गृह। आंगनबाड़ी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो भारत में ग्रामीण बच्चों और मातृ देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करती है। एक कार्यक्रम के तौर पर इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में कब होती है? 1975 में इसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा। बाल कुपोषण सी जो समस्या है उससे निपटने के लिए की गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। कह रहा है किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? बताइए 36 का राइट जवाब दीजिए। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। क्या? अनुच्छेद 32 के तहत। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो जो आपके संवैधानिक उपचार है इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। नोट कर लीजिएगा, किसने कहा है? कहा है बी आर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। चलिए, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जवाब दीजिए। मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। क्या कह रहा है? कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारण के चलते परियोजना को मंजूरी नहीं देना, ये तो सही है भैया। जो सही है वो गलत हो जाएगा।
उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। ठीक है। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो बी और सी तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? चलिए 38 का राइट जवाब दीजिए, कौन सा वाक्य सही है? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है, गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है, गलत है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हैं, चौथा आपका सही है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझिएगा, भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय, ये एक दूसरे से अपील व्यवस्था द्वारा जुड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, इसके आगे आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। चलिए 39 कह रहा है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? बताइए भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा 39 का? तो होगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। किसके लिए? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 का राइट जवाब क्या होगा? किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके कारण बनती हैं। किस कारण बनती हैं? जवाब देना है। तो हत्याकरण के कारण। किस कारण? हत्याकरण। किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हत्याकरण का कारण बनती हैं। किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, वही रूढ़िवादिता कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि 41 का राइट जवाब दीजिए। इतिहास संदर्भ आधारित है, ठीक है। यहाँ बहुलित इतिहास है, ठीक है। इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, गलत। इतिहास विवादास्पद नहीं है, गलत। तो केवल ए और बी राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और 42 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे का मकसद क्या है? जवाब दीजिए भैया। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखे गए अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, ये गलत है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है, जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। बिल्कुल आपका ए और सी सही है, तो सी इसका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का एक नया शिक्षण क्षेत्र है, जो नागरिक शास्त्र की जगह लेता है। एनसीएफ 2005 ने टिप्पणी की कि राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती असंतोष की पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है। आज्ञाकारिता और वफादारी पर जो नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे कुछ उद्देश्य है। अब उद्देश्य वही है जो आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 का राइट जवाब देना है। कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति
उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। बताइए भैया, 43 का राइट जवाब दीजिए। पाठ्य पुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना गलत है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, बिल्कुल खोज करने के लिए कहना और चर्चा करने के लिए कहना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। 44 का राइट जवाब क्या है? इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। बताइए 44 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा गलत है। देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, इतिहास की कक्षा में जो देश की भक्ति अगर उसको विकसित करना है तो क्या करेंगे? बच्चों को देशभक्ति गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपको प्रोत्साहन देना होगा। जो अपने देश का झंडा है उसके प्रति सम्मान निष्ठा दिखाना होगा। उचित अवसर जो आएगा उस पर राष्ट्रीय गीत गवाकर, ठीक है, या राष्ट्रीय गान गवाकर अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को अपना करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा का उदाहरण है। बताइए भैया, 45 का आपको राइट जवाब देना है। समावेशी कक्षा का उदाहरण क्या है? सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण मिले। ये हमारा एनसीएफ मना करता है। भाई, जो बच्चा विकलांग है उसे अगर आप क्रिकेट के बारे में खिलाना चाह रहे हो तो सबके साथ कहाँ खेल पाएगा? जाहिर सी बात है, एक समान शिक्षण विधि नहीं हो सकती है, गलत है। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना, ये भी गलत है, एनसीएफ इसको मना करता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना, ये भी गलत है। अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना सबसे सही तरीका है। चौथा आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। 46 का राइट जवाब क्या होगा आपको देखना है। चलिए, कॉलम ए सामाजिक व राजनीतिक जीवन की कक्षा को स्थितियों को दर्शाता है। कॉलम बी अध्यापक द्वारा उस स्थिति के लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। कह रहा कोई प्रतिक्रिया की स्थिति नहीं। अगर कक्षा की स्थिति क्या है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो अध्यापक कौन सा निर्णय लेगा? बताइए भैया। अध्यापक उत्साह देने का काम करेगा। क्या करेगा? उत्साह देगा। कह रहा है कि अगला अपूर्ण जवाब की स्थिति अगर है तो अध्यापक क्या करेगा? अधिक जानकारी मांगना। क्या हो जाएगा? अधिक जानकारी मांगना। अगला कह रहा है अर्धसत्य जवाब की स्थिति में क्या होगा? पुनः फोकस करना होगा। और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति में क्या होगा आपको बताना है। तो आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना होगा। तो आपका राइट जवाब इसमें तीसरा हो जाएगा, क्योंकि डी का चौथा सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 क्या कह रहा है? प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। चलिए इसका जवाब आपको देना है। 47 का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कह रहा है पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना और अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा करना। इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन संप्रत्यय को पूरा करवाना या समझाना चाहती है? ये सभी चीज़ें जलवायु परिवर्तन के बारे में हैं, याद रखिएगा।
प्राथमिक स्तर की एक जो शिक्षिका है, जब वो इन बातों पर चर्चा करती है तो वो क्या करती है, जलवायु परिवर्तन संप्रत्यय को पूरा करवाना चाहती है। जलवायु परिवर्तन एक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मौसम में बदलाव का वर्णन करता है, जैसे कि उच्च और निम्न तापमान और वर्षा की मात्रा कितनी अवधि में है, लंबी अवधि में है या छोटी अवधि में है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 का राइट जवाब क्या होगा? शिक्षण के किस चरण का एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा? 48 बताइए। पूर्व सक्रिय चरण, बात को समझिए, मैं आपको बताता हूँ। एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्व को निभाने हेतु विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियाँ अपने विद्यार्थी के साथ मिलजुल कर करनी होती हैं। इसके लिए विधिवत नियोजन, कार्यान्वयन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना होता है। यह सब करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों या अवस्थाओं में व्यवस्थित करके आगे बढ़ना होता है। इन्हीं सोपानों या अवस्थाओं को शिक्षण अवस्था, शिक्षण चरण की संज्ञा दी जाती है, फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। जैक्सन महोदय के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्व सक्रिय अवस्था चरण। पहला क्या है? पूर्व अवस्था सक्रिय चरण। दूसरा है अंतः क्रिया जो चरण है। तीसरा है उत्तर क्रिया चरण। तीसरा है, ये तीनों चरण दिया है जैक्सन ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 पर चलते हैं। 49 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। चलिए, कह रहा है सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, बताइए भैया। 49 का राइट जवाब क्या होगा? सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना गलत है, तो क्या होगा? विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। किस कारण बच्चा ऐसे उत्तर दे रहा है? चलिए अब समझते हैं इसका राइट जवाब होगा कथन बी और सी। देखिए, सामाजिक अध्ययन में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि छात्रों द्वारा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना, और क्या है? विद्यार्थियों की उत्तर की गहराई में जाना, अधिगम प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण। तीसरा क्या है? अधिगम प्रक्रिया या कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता है उसका निर्धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 का राइट जवाब क्या होगा? भारत विविध सामाजिक संदर्भ या अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। आपको इसका राइट जवाब देना है, क्या होगा? 50 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए। 50 का राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा भैया कि बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को क्या करना? बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुने। बताइए भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? सबसे पहला है प्रश्न पूछना, फिर है योजना बनाना या अनुमान लगाना नंबर 2 पर, नंबर 3 पर क्या है? रिकॉर्डिंग करना, नंबर 4 पर क्या है? नंबर 4 पर आपका आ जाएगा जांच करना, नंबर 5 पर चिंतन करना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा कि A C D B E, ठीक है।
ए सबसे पहले आ जाएगा ए, ठीक है, फिर ए के बाद सी, फिर सी के बाद डी, डी के बाद, ठीक है, डी के बाद बी और बी के बाद ई। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न पूछना, योजना बनाना, अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, जांच करना और चिंतन करना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, कथन ए, कथन बी। बताइए, आपको राइट जवाब देना है। कह रहा सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। बताइए सही है कि गलत है? गलत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है, बी सही है। चलिए इसका डिटेल में समझ लीजिए। सामाजिक विज्ञान मानव मूल्य जैसे स्वतंत्रता, विश्वास, सम्मान, विविधता, ठीक है, आदि के लिए लोकप्रिय और व्यापक आधार बनाने के लिए एक मानक जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा जाता है। इस कारण आपका पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है? आपको जवाब देना है, बताना है 53 का राइट जवाब क्या होगा। तो 53 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा बताइए भैया। कह रहा रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न, ठीक है, राइट जवाब है। और कह रहा है रास सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवों, ये भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचकर गलत है। डेंजल सल्डेना द्वारा संचित किताब दी सबाल्टर्न सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस, ये भी गलत हो जाएगा। समझिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति को समझाने के लिए क्या उदाहरण देगा? रुकैया सखावत हुसैन एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक थी। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई सुल्ताना का स्वप्न, ये इन्होंने लिखा था 1905 में। कब लिखा था? 1905 में। रास सुंदरी देवी ने आत्मकथा अमर जीवन लिखी। अमर जीवन, इसका प्रकाशन जो अमर जीवन है 1876 में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यह रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है, साथ ही यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। और 54 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए, किसका प्रयोग कर रहा है? तो ये स्रोत विधि का प्रयोग है। किसका है? स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट जवाब दे दीजिए। 55 का राइट जवाब क्या होगा बताइए। तो 55 का होगा कि यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, ये गलत है। जो परियोजना आधारित सीखने की विधि है ये अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, यही गलत है। समझिए, परियोजना आधारित जो अधिगम है वो एक विद्यार्थी केंद्रित विधि इसको मानते हैं, जिसमें विद्यार्थी जो है उसको कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं के द्वारा कुछ करने के लिए चुनौती मिलती है। परियोजना आधारित अधिगम एक व्यक्तिगत या समूह क्रियाकलाप है जो कुछ समय तक चलता है, जिसका परिणाम उत्पादकता के रूप में होता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन भी होता है। बात को समझिएगा, परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित है। पहला क्या है, यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है।
विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। यह निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है? आपको बताना है। ये अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, किसमें? अधिगम के रूप में आकलन का तरीका। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ये कब होता है? तो ये सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के आकलन को छात्र स्वयं करते हैं एवं अपने अधिगम के स्तर को बढ़ाने के लिए वो इस आकलन को करते हैं। इस प्रकार के आकलन को स्व आकलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्व आकलन भी कहते हैं। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? आपको राइट जवाब देना है। तो सबसे पहले होना चाहिए भैया प्रश्न पूछना, न्याय व समानता हेतु सोच और फिर सहयोग। याद रखना नहीं होगा, ABD जिसमें है तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं का आकलन करता है? और 58 का राइट जवाब दे दीजिए। 58 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिका है? गलत है। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद, गलत है। अगर आपके घर में चोरी होती है आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? गलत है। किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? चौथा राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, मेरी बात को समझिए। विश्लेषणात्मक क्षमता का अर्थ क्या है? सही से चिंतन मनन कर विषय के हर पक्ष की जांच करना और उचित अनुचित जानने का प्रयास करना। दूसरा प्रश्न इस क्षमता के लिए विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। विश्लेषणात्मक क्षमता वाले प्रश्न तथ्यों और नियमों के समूह पर विचार करने की उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन तथ्यों और नियमों को देखते हुए यह निर्धारित करना होता है कि क्या सच होना चाहिए। किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? यह विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया में समझ पहलू का आकलन करता है? बता दीजिए भैया। तो वो है 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। दूसरा आपका सही होगा। समझिएगा, जो ब्लूम महोदय हैं उनका जो वर्गीकरण है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र हैं उनका एक पदानुक्रमित क्रम है और प्रत्येक अनुक्षेत्र के कुछ उद्देश्य हैं जो अध्यापकों को शिक्षण करने और विद्यार्थियों को अधिगम करने में मदद कर सकते हैं। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में जैसे मानसिक कौशल शामिल है जिन्हें अधिगम के 6 स्तर में वर्गीकृत किया जाता है, जो बौद्धिक कौशल के विकास और शक्ति के अर्जन में मदद करते हैं। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का अर्थात जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। यह प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया की समझ पहलू का आकलन करता है। समझ सूचना की व्याख्या और आत्मसात करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? 60 का राइट जवाब जल्दी से आपको देना है। तो वह है निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य छात्रों के द्वारा दी जाने चाहिए। ये चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही। देखिए जितनी भी चीज़ें जितना भी एक्सप्लेन हो सकता था मैंने उतना करने का प्रयास किया। सारी चीज़ें लिख करके बताई नहीं जा सकती हैं,
कुछ चीज़ें मैं भूलता रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठें। प्यारे साथियों, आप लोग लगातार मेहनत करते जाइए। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसका कोई तोड़ नहीं है। इधर उधर की चीज़ों को मत पढ़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों की जो रूपरेखा है वो आपको इधर उधर के क्वेश्चन से नहीं मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। बहुत बढ़िया से इसको सॉल्व करके जाइए। एग्ज़ाम में आप जब पेपर दे के आएंगे तो खुद ही बताएंगे कि सर आपने जो बताया है बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, इधर उधर के कंटेंट पढ़ने से आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही किसी इंसान को महान बनाती है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको एक जानकारी, एक एनालिसिस, एक रूपरेखा प्रदान करता है कि आपके यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं पिछले साल, कब पेपर का स्तर कठिन था और कब पेपर का स्तर सरल था। उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हुए आपको तैयारी करते चलना है। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई, हर उस बहन तक पहुंचाइएगा जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। प्यारे साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों।